सीरियल किलर ये शब्द जब हमारे कान में पड़ता है तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे शख्स की छवि उभर के आती है जिसे हमें लगता है कि इस इंसान को, इस शख्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा। और ये इंसान, ये शख्स जब किसी को मारता है तो मारने की वजह यही होती होगी कि उस इंसान को, उस सीरियल किलर को, उस शख्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, फिर ऐसी कोई बात हुई जो सीरियल किलर को नहीं पसंद आई। इस वजह से इस सीरियल किलर ने इस इंसान को मार दिया और ऐसे ही वो हत्याएं करता चला गया। लेकिन इन सबसे उलट, इन सबसे अलग एक सीरियल किलर ऐसा भी था हमारे हिंदुस्तान में जो लोगों को सिर्फ इसलिए मारता था और लोगों को इसलिए मार देता था। अगर उस सीरियल किलर को उस इंसान के ऊपर तरस आ जाता था, उस इंसान के ऊपर दया आ जाती थी कि ये इंसान यार बहुत परेशान है, इसके पास पैसे नहीं है, इसका घर कैसे चलेगा, तो मैं इसको मार देता हूँ। तो एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी के साथ आज मैं हाजिर हुआ हूँ जो इंसानों के ऊपर दया खा के, रहम खा के उन इंसानों को मार देता था, मौत के घाट उतार देता था। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह आज फिर एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, एक ऐसे सीरियल किलर, एक ऐसे शख्स की कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसे देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े सीरियल किलर का भी तमगा हासिल है। एक ऐसा सीरियल किलर जो जब पकड़ा जाता है, जब उसे पुलिस उठाती है, पकड़ती है, तो वहां पे भी बिल्कुल नहीं डरता और हंस हंस के अपने गुनाहों को और अपने जो अपराध उसने किए हैं, जो लोगों को मारा है, उसकी कहानियों को बिट डाटा, एक एक सिंगल चीज उसे याद थी, उन सब चीजों को एकदम बारीकी से बताता है कि जब मैं कत्ल करने गया था तो कैसे कपड़े पहना था, उस सामने वाला कैसे कपड़ा पहना था। ये सारी चीजें उस सीरियल किलर बखूबी बताता है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं फिर अगली वीडियो कल जब लेके आऊँ तो सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहुंचे। आप इस कहानी, इस ऐसी कहानियों को जो अपराध से जुड़ी हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो मिस ना करें। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो ये वक्त था 2010 का, 2010 में मध्य प्रदेश। ये समय अचानक से लाशें, इंसानों की लाशें अचानक से नदियों से, नालों से निकलना शुरू होती हैं। सभी लाशों में एक चीज कॉमन कि उन लाशों के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, सुराख का कोई जरिया नहीं, कत्ल करने की कोई वजह नहीं, शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं। लाशों को देख के लगता है कि इन लोगों को गला घोट के या फिर ऐसे जहर दे के मारा गया, क्योंकि शरीर पे एक भी चोट के निशान नहीं। क्योंकि अगर किसी का मर्डर होता है तो थोड़ी सी हाथापाई होती है, लेकिन उन लाशों के शरीर पे एक भी चोट के निशान नहीं, खरोच नहीं, न शरीर पे एक कपड़ा, न पहचान का कोई सामान जिससे उन लाशों की, किसकी लाश है, कौन से इंसान की लाश है, इस चीज की पहचान हो सके। ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई सुराग उन लाशों के पास मिलता नहीं। पुलिस अपने तरीके से जांच करती रहती है, लेकिन सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे न उन लाशों की, ज्यादातर लाशों की, न पहचान हो पाती है, न कत्ल करने की वजह सामने आती है, न कातिल मिलता है। ऐसे ऐसे वक्त गुजरता जाता है, 2011 आ जाता है, लाशें मिलती रहती हैं। जो लाश अब तक सिर्फ मध्य प्रदेश में मिल रही थी, वो लाशें अब यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ तक कि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, 5-6 राज्यों में ऐसी लाशें, संदिग्ध लाशें, जिनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, न कत्ल करने का कोई ऐसा निशान, न कोई सबूत, न मारपीट, न चोट के निशान, ऐसे संदिग्ध लाशें नदी नाले, ऐसे सुनसान इलाकों से अचानक से मिलने लगती हैं। पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। अब चूंकि लाश की, कोई ज्यादातर लाशों की पहचान भी नहीं होती और लाश अलग अलग जगहों पे, जैसे आज एक लाश यहाँ मिली तो अगली लाश हो सकता है 200 किलोमीटर दूर किसी और थाने में मिले, या फिर आज एक लाश यूपी में मिली है तो अगली लाश हो सकता है बिहार में मिले। तो सारी लाशों की कड़ियों को आपस में जोड़ के नहीं देखा जाता। सबको ये लगता है कि आज एक लाश शायद यूपी में मिल गई, यूपी पुलिस को लगता है कि लाश, या फिर जैसे किसी थाने में मिली है तो उस थाने के लिए एक लाश की पहचान होती है, पहचान करते हैं, नहीं मिलती, मामला, बात आई गई हो जाती है। अब शायद कहीं और दूसरी लाश मिली है तो उनके लिए ये लाश के बारे में इनको जानकारी नहीं कि ऐसी एक लाश यूपी में भी मिली है। तो ऐसे ऐसे करते 7-8 साल बीत जाते हैं और ऐसी कई लाशें मिलती हैं, उन लाशों की कोई पहचान नहीं होती, कोई शिनाख्त नहीं होती और मामला रफा दफा हो जाता है। अब ऐसी लाशें मिलती रहती हैं, वक्त गुजरता जाता है और 2018 आ जाता है और 2018 में एक शख्स की लाश और मिलती है। लेकिन संजोग से, या फिर पुलिस वालों की किस्मत कहें, या फिर जो कहें, कि उस इंसान की लाश की शिनाख्त रायसेन के माखन सिंह के नाम से हो जाती है। कोई आदमी पहचान जाता है और बताता है कि ये तो माखन सिंह है रायसेन के। अब आनंद फानन में पुलिस रायसेन के घर, रायसेन जाती है माखन सिंह के घर, उनसे पूछती है कि माखन सिंह कौन है, क्या करते थे, इनकी लाश मिली है। भाई सुनने के बाद पहले तो परिवार वालों का कलेजा फट जाता है। पुलिस वाले उन्हें धीरज बढ़ाते हैं, ढाढ़स बजाते हैं और कहते हैं कि बताइए, मतलब कौन थे माखन सिंह, क्या करने गए थे, भोपाल में क्या करने आए थे, क्योंकि भोपाल से रायसेन थोड़ी सी दूर है।
तो घर वाले बताते हैं कि रायसेन जो है एक ट्रक ड्राइवर थे और ये सरिया लाद के कहीं जा रहे थे। अचानक से इनसे फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है और आखिरी बार जब इनसे बात होती है तो एक इंसान के साथ, एक शख्स के साथ, जिसका नाम इन्होंने जयकरण बताया था कि वो कोई बहुत बड़ी डील लेके आया है। तो माखन काफ़ी खुश थे और उस जयकरण के साथ बैठे थे और बता रहे थे कि जयकरण कोई बहुत बड़ी डील लेके आया और हो सकता है परिवार की स्थिति अब बदल जाए। अब पुलिस भागते हुए उस जयकरण के पीछे भागती है कि जयकरण कौन है, उसको खोजती है। अब संयोग से पुलिस वालों की भी किस्मत अच्छी, जयकरण का पता चल जाता है। पुलिस जयकरण को उठाती है, अपने अपने तरीके से मारपीट करके पूछताछ करती। शुरुआत में जयकरण कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, जयकरण से थोड़ा सा सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो जयकरण टूट जाता है और बताता है कि मेरी गैंग में अलग अलग लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। हम लोग ट्रक वालों को रोकते हैं, उनसे एक तरह से दोस्ती करते हैं। जैसे कोई ट्रक वाला किसी ढाबे पे खा रहा है, हम भी बगल में बैठ के खाते हैं और बातों ही बातों में हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने के बाद मैं ट्रक वालों को किसी बड़ी कंपनी पे किसी बड़ी डील का लालच देता हूँ, उन्हें फंसाता हूँ, बातों में उलझाता हूँ और साथ ही जब वो आदमी उलझ जाता है तो अपने साथियों को फ़ोन करता हूँ। वो साथी उस खाने में या फिर उस चीज़ में, जिस खाने पीने की चीज़ में जहर मिला के या फिर बेहोशी की दवा मिला के उस ट्रक वालों को खिला देते हैं। ट्रक वाला बेहोश हो जाता है या मर जाता है। उसके बाद हम ट्रक को लूट लेते हैं। ट्रक पे जो सामान लदा होता है उससे हम कहीं बेचते हैं और ट्रक को भी कटवा के अलग अलग पार्ट में चोर बाजार में बेच देते हैं और हर कत्ल से थोड़ी बहुत हमारी 1-2 लाख की इनकम हो जाती है। और वो बताता है कि ऐसे हमने 5-6 मामले किए हैं। अब पुलिस वाले फिर उन ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करते हैं, जिनका जिनका नाम बताता है। लगभग 8 से 9 लोग उठाए जाते हैं और जब उन सब 8 से 9 लोगों से पूछताछ किया जाता है, मारपीट के साथ पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो पुलिस वाले के सामने वो लोग टूटते हैं और एक नाम लेते हैं, आदेश कामरा, और कहते हैं कि अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आदेश कामरा से पूछताछ कीजिए, उससे मिलिए, वही आपको बता पाएगा कि कैसे क्या है सारी चीज़ें, हमें ज़्यादा पता नहीं है। सारे 9 के 9 लोग आदेश कामरा का नाम लेते हैं। अब भोपाल पुलिस आदेश कामरा के पीछे भाग जाती है, पीछे लगती है, पूछताछ करती है, आदेश कामरा के घर आती है। अब आदेश कामरा का जो बेटा है वो भी किसी सरकारी नौकरी में था, उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो पुलिस वालों को बताता है कि मेरे पिताजी तो एक दर्जी हैं, कपड़े सीते हैं दिन भर और बीच बीच कहीं गए हुए हैं। अब उसके आसपास दुकान के लोगों से पूछताछ की जाती है तो सब लोग बताते हैं कि आदेश कामरा तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मृदुल स्वभाव का इंसान है, किसी से इसका कोई न झगड़ा है ना कुछ है, इतना अच्छा आदमी ऐसे काम कर ही नहीं सकता। तो एक बार पुलिस वालों को फिर लगता है कि शायद जो लोग पकड़े गए किसी इंसान को, किसी अच्छे इंसान को ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं। लेकिन 9 के 9 जो लोग उठाए गए थे पुलिस के द्वारा, सभी एक नाम लेते हैं, आदेश कामरा। तो पुलिस के पास और कोई रास्ता भी नहीं बचता आदेश कामरा से मिलकर पूछताछ करने का। इधर आदेश कामरा गायब। पुलिस के मन में फिर से संदेह आता है। पुलिस अपने तरीके से सुराग लगाती है, सबूत जुटाती है, पता करती है कि आदेश कामरा कहाँ गायब है, कहाँ गायब है, कहाँ गायब है। आदेश कामरा का कहीं पता नहीं चलता। तभी अचानक से एक सुराग के जरिए, एक सबूत के जरिए, उनकी एक मुखबिर के जरिए पता चलता है कि आदेश कामरा जो है सुल्तानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जस्ट बगल, अयोध्या, रामनगरी अयोध्या के जस्ट बगल एक जिला है सुल्तानपुर, वहाँ के जंगलों में छुपा हुआ है। अब पुलिस वाले सुल्तानपुर की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और सुल्तानपुर की जो उस समय एसपी थी, महिला एसपी बिट्टू शर्मा, उनसे कहते हैं कि इसे पकड़ो, ये 3-4 मर्डर में इसका नामजद है। अब बिट्टू शर्मा जाती हैं उस जंगल में और गन के अपने पिस्टल के दम पे आदेश कामरा को दबोच के लेके आती हैं और भोपाल पुलिस के हवाले कर देती हैं। अब भोपाल पुलिस को लगता है कि उसके सामने जो बैठा है वो 3 से 4 कत्ल का मुलजिम है। कायदे से मुलजिम है, मुजरिम नहीं कह सकता, क्योंकि मुजरिम तभी कहा जाता है किसी शख्स को जब अदालत उसे सजा दे दे। सजा देने से पहले वो मुलजिम ही होता है। 3 से 4 कत्ल के मामलों में मुलजिम है, नामजद है और उससे आदेश कामरा को ज़्यादा पूछताछ करनी भी नहीं पड़ती। शुरू में तो थोड़ा सा आनाकानी करता है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे, तुम सच्चाई नहीं बताओगे, तो मैं तुम्हारे बेटे को इस मामले में फंसा दूंगा, क्योंकि सारे सबूत, सारे सुराग तुम्हारे घर की तरफ जा रहे हैं। तो आदेश कामरा जब अपने बेटे का नाम सुनता है और सुनता है कि मेरा बेटा भी फंस जाएगा, तो आदेश कामरा थोड़ा सा टूटता है और सच्चाई बताना चालू करता है। अब जब पुलिस वालों को लग ही रहा था कि ये 3 से 4 कत्ल का इकबाल जुर्म करेगा,
तभी वो कुछ ऐसी बातें बताता है जो पुलिस वालों के लिए एक तरह से कपाने वाला, एक तरह से चौंकाने वाला था। क्योंकि पुलिस वालों को इस बात पे यकीन ही नहीं था कि ये जो बताएगा इससे पता नहीं कितने मर्डर, कितनी लाशों की रहस्य से पर्दा उठेगा। आदेश कामरा कहता है कि पहले मुझे तंबाकू खिलाओ, तब मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग के पकड़ने के चक्कर में भी तंबाकू कहीं गिर गई है। अब पुलिस वाले उसे तंबाकू देते हैं, बाकायदा मसलता है, तंबाकू खाता है और एकदम शाही ठाठ में, शाही अंदाज में पैर पे पैर रख के बैठता और कहता है कि हाँ, मैंने 30 लोगों को लगभग मारा है। अब ये शब्द सुनने के बाद, ये वर्ड सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरे तले एक तरह से जमीन खिसक जाती है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि एक आदमी कह रहा है कि उसने 30 लोगों को मारा है, तो कहीं ये पागल तो नहीं। फिर वो पूछते हैं कि कैसे 30 लोगों को मारा, तो बताता है कि इतनी तारीख को इतने बजे मैंने इसको मारा, इतनी तारीख को इतने बजे मैंने इसको मारा, इतनी तारीख को ऐसे मारा, ये कपड़ा पहना था, ये ऐसे सामने वाले ये कपड़ा पहना था, मैंने ऐसे मारा, जहर दे के मारा, गला दबा के मारा, ऐसे ऐसे करके यहाँ लाश फेंकी, ऐसे ऐसे करके वो लगभग 30 नाम लेता है। 30 नाम लेता है और कहता है कि इतने लोगों को मैंने मारा, यहाँ पे लाश फेंकी है। अब पुलिस वाले जहां जैसे वो बताता है कि क्लास मैंने यूपी में फेंकी, 1 लाख माफ कीजिएगा क्योंकि अभी रामायण कह के आया तो थोड़ा सा जबान फिसल रही है। 1 क्लास मैंने बिहार में फेंकी, 1 क्लास यहाँ फेंकी है। तो पुलिस वाले जहां जहां बताता है वहां के लोकल थानों से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई लाश यहाँ पे इतनी तारीख को मिली थी। तो आदेश कामरा की बात सही निकलती है। वहां की लोकल पुलिस बताती है कि हाँ, एक रहस्यमयी लाश मिली है जिसका आज तक न पता चला किसकी, न इसके कातिल का पता चला। ऐसे ऐसे जब वो 30 लाशों के बारे में बताता है तो 30 की 30 लाशों की शिनाख्त हो जाती है और 30 के 30 लोग ट्रक ड्राइवर या फिर ट्रक पे काम करने वाले या फिर ऐसे लोग थे। अब आदेश कामरा चूंकि सारी बातें एकदम सही सही बिना किसी जोर जबरदस्ती के बता रहा था, तो पुलिस वाले भी बहुत पोलाइट होकर बहुत प्यार से उससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुमने इन लोगों को मारा क्यों? पैसों के लिए मारा ना, चूंकि तुम्हारे साथी तो पैसों के लिए मार रहे थे। तो आदेश कामरा बताता है कि नहीं, पैसे तो मैं अपने कपड़े सिल के जो मेरा दर्जी का काम है उससे काफी कमा रहा हूं। पैसे मेरे लिए प्राइमरी प्राथमिकता नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों को इसलिए मारता था क्योंकि मुझे लगता था इन लोगों के जीवन में, इन लोग की लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये लोग बहुत परेशान है पैसों को लेके, घर परिवार से लेके, इसलिए मैं इन लोगों को मारता हूं। अब पुलिस वाले फिर कहते हैं, थोड़ा सा चौंकते हैं और कहते हैं कि अच्छा जब तुम पैसे तुम्हारे लिए प्राथमिकता नहीं है, तुम्हें लूटपाट नहीं करनी, तुम सिर्फ लोगों की दुख, लोगों की तकलीफ को मिटाने के लिए लोगों को मारते हो, तो बताओ तुमने ट्रक वालों को ही क्यों मारा? जितने तुमने मारा इन सारे लगभग लगभग लोग ट्रक से संबंध रखते थे और सिर्फ ट्रक वाले, ट्रक ड्राइवर हो, ट्रक पे काम करने वाले पैसेंजर, ये पे खलासी हो, फिर जो इन्हीं को क्यों मारा? तो कहता है कि देखो मुझे सबसे ज्यादा दुख वाला जो जीवन लगता है वो ट्रक वालों का लगता है। आज निकले हैं, महीने महीने भर गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में किसी भी जगह जमीन पे बैठ के खा ले रहे हैं, घर वालों से बातचीत नहीं हो रही, पगार सही से नहीं मिल रही है, 20 लाख 30 लाख की गाड़ी चला रहे हैं लेकिन 20,000 की भी उनकी हैसियत नहीं बेचारों की। तो मुझे लगता है इन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, तो ऐसे लोगों को मैं चुनता हूं और उनको उनके दुखों से मुक्त कर देता हूं। अब इतना सुनने के बाद पुलिस वालों के भी एक तरह से हाथ पांव फूल जाते हैं कि आदमी कैसा आदमी है, लोगों को उसके गुनाह, मतलब माफ कीजिएगा, उसके दुख से मुक्त करने के लिए सीधा सीधा कत्ल कर दे रहा है। तब पुलिस वाले उस आदमी, उस आदेश कामरा से पूछते हैं बताओ तुम्हें इस चीज की लत कैसे पड़ी? और फिर पुलिस वाले आदेश कामरा के बारे में खंगालते हैं, चीजें जानकारियां जुटाने, चूंकि ये केस जो था उन लोगों के लिए एक स्टडी का मैटर हो गया था कि एक आदमी कैसे कैसे सोच रख सकता है। खंगालते हैं तो आदेश कामरा के बारे में पता चलता है, जो आदेश कामरा बाद में बताता है कि मेरे जो पिता हैं वो एक नायब सूबेदार हैं और वो घर पे भी अपने आर्मी के नियम लगाते हैं, हम लोगों से बहुत सख्ती से बात करते हैं, सारे नियम की 5 बजे तुमको उठना है, उठने के बाद एक्सरसाइज करनी, ये करना वो करना। बचपन में ऐसा करते थे, तो ऐसा करने की वजह से मुझे बचपन में पिता का जो प्यार है वो नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा खड़ूस किस्म का हो गया और मुझे किसी के लिए दया धर्म ये सब चीजें बची नहीं। और जब मैं दुकान बंद करके घर जाता था, जैसे अपनी दर्जी की दुकान की शटर गिरा घर जाता और सोने की कोशिश करता, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं सपनों में किसी छुरे पे धार लगा रहा हूँ, किसी तलवार पे धार लगा रहा हूँ, रस्सी से कुछ किसी का गला कस रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाला जो भगवान है, जो अल्लाह है, वो मुझे ऐसे मैसेजेस दे रहा है कि तुम लोगों को उनकी तकलीफों से मुक्त करो, इस तरह से गर्दन काट के मुक्त करो, इस तरह से गला दबा के मुक्त करो। तो मैंने बस भगवान के उस संदेश को, उस ऊपर वाले के संदेश को अपनाया और लोगों को मारना शुरू किया। तो फिर उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हें ये आइडिया आया कहाँ से? चलो मान लो भगवान ने कहा, तुम्हें एग्जैक्ट ये सारे तरीके इतने सफाई से कि लाश ऐसे ठिकाने लगाना, ऐसे करना, वैसे करना है, ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ से मिली? मतलब इतना सफाई से तुम 2008 से या फिर 2010 से मर्डर कर रहे हो और आज लगभग 8 से 10 साल हो गए।
तो तुम आज तक पकड़े क्यों नहीं गए, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या कि तुम इतने शातिर दिमाग कैसे हो गए। तो बताता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे जो चाचा हैं अशोक कामरा, ये जो मैं ट्रेनों में, जो मैं माफ कीजिएगा, जो मैं ट्रक ड्राइवरों के साथ करता हूँ, वो ट्रेनों में पैसेंजरों के साथ जहर खुरानी या फिर खाने में कुछ ऐसी चीजें मिला के करते हैं। और उन्होंने तो लगभग 100 से ज्यादा मर्डर किए हैं, 100 से ज्यादा मर्डर किए। अब इस बात पे तो पुलिस वालों के एकदम से एक तरह से कहिए प्राण पखेरु उड़ गए, भौचक्के से रह गए कि ये क्या बता रहा, मेरे सामने एक ऐसा सीरियल किलर बैठा जो 30 से ज्यादा मर्डर किया है, और फिर ये एक ऐसे इंसान के बारे में बता रहा है कि जो 100 से ज्यादा कत्ल किया है। अब पुलिस वाले पता करते हैं तो इस बात में भी सच्चाई निकलती है कि उसका जो चाचा है वो भी एक छटा हुआ बदमाश है, और आज तक पुलिस की आंखों की किरकिरी एक तरह से अभी भी गायब चल रहा है, उसको भी पकड़ना है। फिर से पूछ जाते हैं अच्छा बताओ तुमने उससे कैसे सीखा, तो बताता है कि मैंने पहले अपने चाचा के साथ ट्रकों को लूटता था। आप लोग की निगाह में मैं 2010 में आया हूं, लेकिन मैंने अपराधों की जो शुरुआत है 2006 से ही कर दी थी। मैं पहले ट्रकों को लूटता, रंगदारी मांगता, पैसों से छीन लेता। ऐसा ऐसा करते 2007 में मेरे हाथ से पहला मर्डर हुआ, और 2010 में एक छिनैती के दौरान पुलिस आ गई और मुझे महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और मैं 1.5 साल तक जेल में रहा, और 1.5 साल तक शायद कोई लाश आपको मिली भी नहीं होगी। और 1.5 साल बाहर, जब मैं बाहर आया तो फिर से अपने काम में लग गया, और जब मैं पकड़ा गया और उस ट्रक वाले ने मुझे पहचान लिया, तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर ट्रक वाला जिंदा रहेगा तो शायद अगली बार से भी मेरा पहचान कर लेगा, इसलिए मैंने ट्रक वालों को इसलिए भी एक तरह से मारना शुरू कर दिया। तो उसने कुल मिला के मारने की 3 से ज्यादा वजह बताई। इसमें जहां तक मुझे या फिर जहां तक पुलिस वालों को लगा कि ये लोग सिर्फ इसलिए मार देता था ताकि कोई सबूत, कोई सुराग न बचे। क्योंकि जब ये लूटपाट करता था और पुलिस वाले इसे पकड़े थे एक बार 2010 में, महाराष्ट्र पुलिस इसको पकड़ती है, तो उस ट्रक वाले की शिनाख्त के द्वारा, पहचान के द्वारा इसे 1.5 साल की सजा होती है। इसलिए अगली बार से इसकी शिनाख्त ना हो, इसकी पहचान ना हो, इस वजह से इसने अब ट्रक वालों को सीधा सीधा निपटाना या फिर मारना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर 30 से लगभग 30 कत्ल का आरोप है। पुलिस वाले इसे रिमांड पे रखते हैं, थोड़ा अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, अदालत ले जाते हैं, अदालत इसे फिर एक बार रिमांड में भेजती है कि और अच्छी तरीके से पूछताछ करो, कहाँ इसने लाश कहाँ डंप की, क्या। फिर एक दिन इसे, ये जेल में बंद था, फिर पुलिस वाले इधर उधर घूम रहे थे, पुलिस वालों को बुलाता है अपने पास और कहता है कि यार मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, एकदम प्यार से, जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ एकदम वैसे वो कहता है कि यार मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने 30 नहीं, मुझे 3 और याद आ गए, मैंने टोटल 33 मर्डर किए हैं, ये 3 मैं भूल गया था, इस तारीख को, इतनी तारीख को, ऐसे ऐसे मैंने 3 मर्डर और किए थे। अब पुलिस वालों को एक बार फिर एक अजीब सा शौक लगता है कि एक आदमी फिर इतने 30 कत्ल होने के बावजूद भी 3 और मामले गिना रहा है, खुद से बुला के बता रहा है और कह रहा है कि मैंने 33 मर्डर किए। पुलिस वाले फिर इन 3 मामलों की जांच करते हैं और तीनों मामले एकदम सही पाए गए। तो टोटल इसे 33 याद हैं, और शायद न जाने कितने बाद में भी उसे याद आए होंगे, जो अभी तक मेरे रिकॉर्ड में या फिर मेरी डॉक्यूमेंट्रीज में अभी वो जानकारी नहीं है, और शायद पुलिस ने भी उन जानकारियों को कहीं साझा नहीं किया। तो फिलहाल तब से ये जेल में बंद है, इसे कई मामलों में सजा हुई है, कई मामलों में भी सजा होना बाकी है। और ऐसे सीरियल किलर की ऐसी जो मारने की वजह थी, ये भी अपने आप में बेहद अजीब, बेहद चौंकाने वाली थी। और अगर इसके किलिंग की नंबर को गिना जाए तो शायद देश में इसका दूसरा नंबर भी आएगा। तो इसने अपने आप में भी एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और एक ऐसा किलर, ये जहीन दिमाग किलर भी है जो अपनी गलती से नहीं पकड़ा गया, अपने दोस्त, अपने एक पार्टनर की गलती से पकड़ा गया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और जाते जाते फिर से आपसे वही गुजारिश कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं नया हूं तो आपके सपोर्ट की, आपके सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोई आपकी सुझाव हो, कोई गलती हुई हो, कोई आप चीज़ हमें मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।